जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज वीडियो में बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की। और ये मॉक टेस्ट नंबर 12 होने वाला है। 11 मॉक टेस्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनकी प्ले लिस्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उन वीडियो को जरूर देख लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीकी महाद्वीप से संबंधित थे? तो सबसे पहले बात करूं यूएनओ की। यूएनओ की स्थापना कब होती है? यूएनओ की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यानी मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में। ये आपको याद रखना है, कभी कभी इनका हेडक्वार्टर उनकी स्थापना पूछ लेता है। तो यूएनओ के बारे में ये साधारण इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। और इसके बाद बात करते हैं पहले महासचिव की। तो इसके पहले महासचिव थे ट्रिगवे ली। ट्रिगवे ली कहाँ के थे? ये नॉर्वे, एक नॉर्वे देश है वहाँ के। नॉर्वे कहाँ पड़ता है? ये यूरोप के यूरोप महाद्वीप में एक नॉर्वे देश पड़ता है, वहाँ के थे। तो ये थे यूएनओ के और यूरोप के पहले महासचिव। और इनका शासनकाल यहाँ किस समय से किस समय तक महासचिव रहे थे? तो ये 1945 में इसकी स्थापना होती है। 1940 में महासचिव बनते हैं पहले, और 1952 तक ये महासचिव रहते हैं। 1952 तक ये पहले महासचिव रहते हैं। और मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन ने कहा है जो अफ्रीकी महाद्वीप से संबंधित थे। तो अफ्रीकी महाद्वीप से संबंधित कौन से थे? वो थे बुतरस बुतरस गाली। ये कहाँ के थे? ये मिस्र देश के थे। और मिस्र कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है अफ्रीकी महाद्वीप में। तो ये कब से कब तक रहे थे? तो ये 1992 से लेके 1996 तक रहे थे यूएनओ के महासचिव। ये आपकी सन भी याद करनी है कि कब तक रहे थे, 1992 से 1996 तक। और कौन से क्रम के थे? ये 6वें नंबर के थे, यानी कि 6ठे नंबर के थे बुतरस बुतरस गाली। तो अब मैं बात करता हूँ यूएनओ के वर्तमान में महासचिव कौन है, ये भी पूछ सकता है आपको। यूएनओ के वर्तमान में महासचिव हैं एंटोनियो गुटारेस। या कौन से नंबर के हैं? तो ये हैं 9वें नंबर के। तो ये हो जाएगी अपने सामने यूएनओ की फुल इंफॉर्मेशन। इसकी मुख्यालय कहाँ पर है, स्थापना कब हुई थी, पहले महासचिव कौन है, अफ्रीका के पहले महासचिव कौन है, और वर्तमान में महासचिव कौन है। मैंने आपके लिए फुल डिटेल बता दी है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है? चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है वेबर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में। अब मैं बात करता हूँ पास्कल की। पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल इकाई होती है दाब की, जिसको कहते हैं हम प्रेशर। प्रेशर की इकाई पास्कल होती है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है दाब का? तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, या जिसको कहते हैं प्रेशर अपॉन एरिया। तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा? तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इसका मात्रक बन जाएगा। तो कभी कभी मात्रक भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन है फेरड। फेरड किसकी इकाई होती है? फेरड इकाई होती है चुंबकीय धारिता की। चुंबकीय धारिता की इकाई होती है फेरड। और हेनरी किसकी इकाई होती है? हेनरी इकाई होती है प्रेरकत्व की। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हेनरी का किसकी इकाई होती है? प्रेरकत्व की। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान हुई थी? तो उसमें मैं बात करता हूँ बंगाल विभाजन की। बंगाल विभाजन के दौरान ही स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले बंगाल विभाजन की घोषणा कौन करता है? तो उसमें बादशाह था कर्जन। क्या था? कर्जन बादशाह था। फिर बंगाल विभाजन की घोषणा करता है। और बंगाल विभाजन की घोषणा कब करता है? 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा होती है कर्जन के द्वारा। फिर इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाता है। तो ये 7 अगस्त 1905 को। फिर इसके बाद बंगाल विभाजन लागू कब होता है? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो जाता है। बंगाल विभाजन रद्द कब होता है? 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है। किसके द्वारा? उस समय वायसराय थे हार्डिंग सेकंड। हार्डिंग सेकंड के द्वारा बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है 1911 में। तो ये 4 डेट थी आपने आपके सामने। इन चारों डेट से कभी कभी एग्जाम पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि बंगाल विभाजन की घोषणा को हुई थी 20 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 7 अगस्त 1905 को। बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। और 16 अक्टूबर 1905 को ही रक्षाबंधन दिवस बनाया था हमने। और फिर बंगाल विभाजन रद्द किसने किया था और कब किया था? तो हार्डिंग सेकंड ने 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया था। तो ये 4 क्वेश्चन थे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं। तो ऑप्शनों को देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के दौरान। तो चंपारण कब हुआ था? 1917 में हुआ था।
तो इसके इसे तो दूर दूर तक रिलेटेड नहीं कर पाएगा। रोल एक्ट एक्ट कब आया था? 1919 में रोल एक्ट आया था। और 1919 से 1922 से पहले असहयोगी आंदोलन के दौरान, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। भंग भंग आंदोलन के दौरान, विरोधी आंदोलन के दौरान स्वदेशी आंदोलन की स्टार्ट की गई थी। तो ये कैसा लगा आपको मेरे समझाने का तरीका? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत एक सामान्य विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं 42वां संविधान संशोधन। तो 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वह हुआ था 1976 में, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। और अब देखते हैं कि इसके तहत क्या क्या परिवर्तन किए गए थे। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में सबसे पहले समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। ये एग्जाम में खूब पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। आपको याद होगी आर्टिकल 51 ए हमारे मौलिक कर्तव्य है कि संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं। 42वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़े गए हैं। और कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? हमारे 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे सरदार सवर सिंह समिति की सिफारिश पर। और ये थे 42वां संविधान संशोधन। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 1978 में। इसके तहत क्या किया गया था? इसके तहत हमारा संपत्ति का अधिकार था, वह संपत्ति का अधिकार हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया था और आर्टिकल 300 ए में जोड़ दिया गया था। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इनको 40वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1982 में। इनकी सन याद कर लेनी। और 40वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1976 में ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजया बैंक और देना बैंक का विलय इनमें से किस बैंक में हुआ था? आपको याद होगी 1 अप्रैल 2019 को 1 अप्रैल 2019 को विजया बैंक और देना बैंक इन दोनों का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा के रूप में कर दिया गया था। तो आपको ये डेट याद करनी, 1 अप्रैल 2019 को विजया बैंक और देना बैंक दोनों का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मैं बात करता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एसबीआई की, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना होती है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार। इसको अभी याद रखना है क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन है? प्रथम भारतीय जिसे पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। तो मैं सबसे पहले पुलित्जर पुरस्कार की बात करता हूँ। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और पत्रकारिता का सर्वोच्च पुरस्कार है ये पुलित्जर पुरस्कार। और संगीत और साहित्य ये 3 क्षेत्रों में दिया जाता है। पत्रकारिता, संगीत और साहित्य ये 3 क्षेत्रों में दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत होती है 1917 में इसकी शुरुआत होती है। अब मैं बात करता हूँ प्रथम भारतीय जिसको ये दिया गया था। तो वह प्रथम भारतीय थे गोविंद बिहारी लाल, जिनको ये दिया गया था। और कब दिया था? ये दिया था 1937 में। 1937 में दिया गया था। तो देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? भारतीय जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको पता होगी कि जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? वह है कच्छ का रण। कच्छ का रण जंगली गधों के लिए बहुत फेमस जगह है। और कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। कहाँ पर पड़ता है कच्छ का रण? गुजरात में। और यह एक आपको पता है बायोस्फीयर रिजर्व है, जैव संरक्षित क्षेत्र है ये। अब मैं बात करता हूँ जैव संरक्षित क्षेत्रों की। तो जैव संरक्षित क्षेत्र भारत में कितने हैं? तो भारत में 18 जैव संरक्षित क्षेत्र हैं, जिनमें से 12 यूनेस्को में शामिल हैं। और इन 12 में सबसे पहले यूनेस्को में शामिल कौन सा हुआ था? तो वो हुआ था नीलगिरी। आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होंगी ये इन्हीं मॉक टेस्ट की, तो आपको पता चल गई होगी क्योंकि मैंने आपके लिए यह कराया था। पहला पहले क्षेत्र कौन सा है? नीलगिरी। अब मैं बात करता हूँ कच्छ का रण कब शामिल हुआ था बायोस्फीयर रिजर्व में? तो यह हुआ था 2008 में।
2008 में कच्छ का रण शामिल हुआ था और गुजरात में पड़ता है। और जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध जगह गुजरात, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और मैं बात करता हूँ कैस्पियन सागर की, तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर हो जाएगी विश्व की सबसे बड़ी झील। और मैं बात करता हूँ मृत सागर की। मृत सागर कौन सी झील है? मृत सागर, तो यह है सर्वाधिक लवणता वाली झील है, सर्वाधिक लवणता वाली झील मृत सागर। तो आपको यह रिलेट करके याद करना है, कि रिलेट करके क्वेश्चन अब की बार मैं आपको बता दूं, जैसे इस बार एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, अब क्या पता अब की बार ये क्वेश्चन पूछ ले, फिर क्या पता ये क्वेश्चन पूछ ले, तो हमें ऑप्शनों को भी रिलेट करके याद करना है, इससे चांस ज़्यादा बनते हैं पेपर में आने के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से कौन दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष है? ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ना पहली पूछी है ना एंड की पूछा है, तो इसमें दूसरी क्या पूछा है, ये दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ लोकसभा की। लोकसभा का उल्लेख कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 81 लोकसभा से रिलेटेड है। और मैं अब बात करता हूँ लोकसभा के अध्यक्ष की। लोकसभा के पहले अध्यक्ष की बात करता हूँ। लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर, ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। और लोकसभा की दूसरे अध्यक्ष की बात करूँ तो लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष थे एम नरसिंहम अयंगर, ये लोकसभा के सेकंड अध्यक्ष थे। और लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो ओम बिरला लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो आपके सामने सभी क्वेश्चन हो गए लोकसभा के स्पीकर से संबंधित, कौन से आर्टिकल में है, प्रथम प्रथम स्पीकर कौन है, सेकंड स्पीकर कौन है, वर्तमान स्पीकर कौन है, क्या पता इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की आधारशिला किसने रखी थी? तो स्वर्ण मंदिर की आधारशिला आप सबसे पहले बताऊँ स्वर्ण मंदिर है कहाँ पे? तो यह अमृतसर पंजाब में है। कहाँ पर है? अमृतसर पंजाब। इसकी आधारशिला किसने रखी? हजरत मियाँ मीर जी ने इसकी आधारशिला रखी थी। और किसके कहने पर रखी थी? तो यह हमारे सिख सिख धर्म के पांचवें गुरु अर्जुन देव के कहने पर। अब मैं बात करता हूँ अपने सिख धर्म की, और सिख धर्म के लिए फेमस प्रसिद्ध मंदिर है ये। और सिख धर्म के पहले गुरु की बात करूँ तो सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव सिख धर्म के पहले गुरु थे। सिख धर्म के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव, जिनके कहने पर हजरत मियाँ ने स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी। और सिख धर्म के 10वें गुरु या अंतिम गुरु की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु थे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सामान्य एनईए की फुल फॉर्म पूछ रहा है। एनईए की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एनईए की फुल फॉर्म होती है, ई से होता है इलेक्ट्रॉनिक, एन से होता है न्यूमेरिकल, आई से होता है इंटीग्रेटेड, ए से होता है ऑटोमेटिक, सी से होता है कंप्यूटर। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं बी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम किससे बनी होती है? रोम की फुल फॉर्म देखते हैं पहले, रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी फुल फुल फॉर्म होती है रोम की। और एक किससे बनी होती है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट से बनी होती है, यानी हिंदी में कहते हैं इसको एकीकृत परिपथों से बनी होती है। सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो आपको याद होगी कांग्रेस का 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, जिसमें गांधी जी की तरफ से लड़ रहे थे पट्टाभी सीतारमैया, और सुभाष चंद्र बोस ने इनको हरा दिया था। और गांधी जी ने कहा था कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार होगी। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा भी दे दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहाँ की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? तो आपको पता होगी गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने ही कहा था ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं बात करूँगा ऑप्शनों की, व्योम चंद्र बनर्जी की बात करूँगा। तो व्योम चंद्र बनर्जी कौन थे? तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष 1985 में,
कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो बम्बई में कांग्रेस की पहली बैठक हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? बिमल चंद्र बनर्जी। तो ऐसे आपको रिलेट करके याद करना है ऑप्शनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप की किन तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? तो सबसे पहले बात करूं अनुप्रस्थ की, तो अनुप्रस्थ क्या होता है? मान लो ये कंपन है, इसके अगर लंबवत या 90 डिग्री एंगल पर जो तरंगें कंपन करती हैं उसको कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगें। और यह मान लो यह है कंपन, और इसकी दिशा में 0 डिग्री या 180 डिग्री की दिशा में कंपन करते हैं, उनको कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंगें। तो आपको पता लगी हुई अनुप्रस्थ तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें किसको कहते हैं। तो अब मैं बात करूं पी तरंगों की। पी तरंगें क्यों सी होती हैं? जो ठोस द्रव गैस तीनों में, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, तीनों में चल सकती हैं, वो होती हैं पी तरंगें। और एस तरंगें जो सिर्फ ठोस में ही चल सकती हैं, और ये अनुप्रस्थ तरंगें दिखाती हैं, अनुप्रस्थ तरंग में शामिल होती हैं एस तरंगों में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ है। सघन का मतलब क्या है? सघन का मतलब है घनत्व, जिसका घनत्व सबसे ज्यादा है। ऐसा कौन सा पदार्थ है जो पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक घनत्वशील पदार्थ है? तो ऑस्मियम पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे घनत्व पदार्थ है, और इसका घनत्व कितना होता है? 22.59 होता है। यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में 22.59 ग्राम वजन होता है इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो अफगानिस्तान का हेलमंद आपको पता है अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण, यहाँ इसको कह सकते हैं इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय अबू धाबी में इसका मुख्यालय है। तो अब मैं बात करूँ जकार्ता की। जकार्ता में क्या है? जकार्ता कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में किसका मुख्यालय है? तो आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? जकार्ता में। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है आसियान की? आसियान की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ ली जाती है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये जकार्ता में, इंडोनेशिया जकार्ता में। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प दुर्बल तापमंडल की स्थिति को दर्शाता है? तो दुर्बल तापमंडल क्या होता है? तो मैं सबसे पहले बात करूँ पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। पृथ्वी की मान लो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना हो गई। तो सबसे पहले क्या होता है? भूपर पट्टी जिसको कहते हैं क्रस्ट, फिर होता है मेंटल, और फिर होता है कोर। ये पृथ्वी की आंतरिक में पाई जाने वाली तीन संरचनाएं हो जाएंगी, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो इसके बीच, क्रस्ट के बीच में यहाँ भूप्रपट्टी और मेंटल के बीच में एक अर्धद्रवित संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसको क्या कहते हैं? दुर्बल तापमंडल कहते हैं। और ये क्या होता है? ये कहाँ पाई जाती है? पृथ्वी के नीचे या स्थलमंडल के नीचे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, पृथ्वी के नीचे पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में इनमें से किन अंगों या प्रावधानों को संशोधित नहीं किया जा सकता? मतलब उनमें संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। तो मैं बात करता हूँ नीति निर्देशक तत्वों की या डीपीएसपी की। इनमें संशोधन किया जा सकता है, और डीपीएसपी का उल्लेख आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक है। और कौन से भाग में डीपीएसपी हैं? भाग नंबर 4 में। और किस देश से लिए गए थे? ये लिए गए थे आयरलैंड के देश से। आयरलैंड देश से लिए गए थे डीपीएसपी। मौलिक अधिकार की बात करें, मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन कर सकते हैं। मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? भाग नंबर 3 में। और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो मौलिक अधिकार है आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक मौलिक अधिकार हैं। इनमें संविधान संशोधन कर सकते हैं। प्रस्तावना में संविधान संशोधन कर सकते हैं क्या? हाँ, प्रस्तावना में संविधान संशोधन कर सकते हैं। आपको याद होगी केशवानंद भारती वर्सेस केरल सरकार, जो केस आया था उसके तहत 1973 में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संविधान संशोधन कर सकते हैं। तो किस केस में संविधान संशोधन नहीं कर सकते? न्यायिक समीक्षा में संविधान संशोधन नहीं कर सकते, या इसमें इनके अंगों में प्रावधान या संशोधन नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिचकली इनमें से किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो ये किसका है? लक्षद्वीप का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
ये लोक नृत्य से पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है उस महान व्यक्ति का नाम बताएं जिसने भारत नेक्स्ट क्वेश्चन है उस महान व्यक्ति का नाम बताएं जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो आपको याद होगा, जीरो का आविष्कार करने वाले आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में महत्वपूर्ण योगदान बीजगणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट का है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय पर्वत को किस में विभाजित किया गया है। हिमालय पर्वत 3 भागों में विभाजित है, आपको पता है, जिसको हिमाचल हिमालय, हिमाद्री या शिवालिक शिवालिक श्रेणी भी कहते हैं। और ये 3 भागों में विभाजित है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक मौसम पूर्वानुमान, यानी कि पहले से ही मौसम की अनुमान लगा लेते हैं कि मौसम बिगड़ने वाला है, कैसे होने वाला है। इसका उपयोग किस में किया जाता है, इसमें किसका उपयोग किया जाता है। इसमें सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। आपको पता होगा कंप्यूटर 4 भागों में विभाजित होता है, यानी कि 4 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर का उपयोग मौसम पूर्वानुमान में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक कौन था। मतलब ऐसा कौन सा शासक था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। तो हैदराबाद के निजाम ने सहायक संधि को स्वीकार किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी समिति कृषि नीतियों और कार्यक्रमों से संबंधित है। तो कौन सी समिति है। भानु प्रताप सिंह समिति, जो कृषि नीतियों और कार्यक्रम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को नमक आंदोलन को केवल पुरुषों तक ही सीमित ना रखने के लिए राजी किया था। तो वो थे कमला देवी चट्टोपाध्याय द्वारा। यह कहा गया था कि ये नमक नमक आंदोलन है, यह पुरुषों के लिए नहीं बल्कि महिलाओं के लिए भी लागू किया जाए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हो गया कि 27 क्वेश्चन ये थे एनटीपीसी के पीवाईक्यू। एनटीपीसी के टोटली पीवाईक्यू थे। मैंने आपको ऑप्शन वाइज समझाने की कोशिश की है। यदि आप किसी बड़े चैनल पर जाते तो आपको कम से कम 1 से अपना 1.5 आवर खराब करना पड़ता और वहाँ पर आपको फिर इतने क्वेश्चन कर पाते आप। 27 क्वेश्चन मैंने आपके लिए 15 से 20 मिनट में ही ये क्वेश्चन सभी करा दिए हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक लिए थैंक्स, टाटा, बाय बाय।